प्रिय साथियों, आज हम भारतीय शिक्षा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा को समझेंगे। भारत में लगभग 550 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का प्रभाव रहा और इस लंबे काल में केवल राजनीतिक सत्ता ही नहीं बदली, बल्कि संस्कृति, समाज और शिक्षा व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन हुए। विदेशी आक्रमणकारियों जैसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आगमन के साथ नई सांस्कृतिक परंपराएं और शैक्षिक व्यवस्थाएं विकसित हुईं। इस प्रकार वैदिक और बौद्ध शिक्षा परंपराओं के बाद एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा गया। इस परिवर्तन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना भी आवश्यक है। भारत की समृद्धि और आर्थिक उन्नति ने विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। लगातार आक्रमणों और सत्ता परिवर्तन के कारण सामाजिक संरचना के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई। पहले जहां शिक्षा मुख्यतः धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान तक सीमित थी, वहीं मध्यकाल में इसका स्वरूप अधिक संगठित और शासकों के प्रभाव में आने लगा। यदि हम मुख्य शैक्षिक परिवर्तनों को देखें तो स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी और ये राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। गुरु स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान करते थे और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास था। लेकिन मुस्लिम काल में शिक्षा राज्य के संरक्षण में आ गई, जिसे राज्य संरक्षण या स्टेट पैट्रोनेज कहा जाता था। शासकों द्वारा मदरसों और अन्य शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिससे शिक्षा अधिक संगठित और संस्थागत रूप में विकसित हुई। साथ ही शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन न मानकर शासन और धर्म को मजबूत करने के माध्यम के रूप में भी देखा जाने लगा। इस प्रकार मध्यकालीन मुस्लिम कालीन शिक्षा भारतीय शिक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी चरण सिद्ध हुई। इसमें शिक्षा राज्य के संरक्षण में आई, धार्मिक प्रभाव बढ़ा और शिक्षा का संबंध प्रशासन तथा शासन व्यवस्था से जुड़ गया। यही विशेषताएं इस काल की शिक्षा प्रणाली को पूर्ववर्ती वैदिक और बौद्ध शिक्षा से अलग बनाती हैं। अब हम इस शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों को समझते हैं, क्योंकि किसी भी शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप उसके उद्देश्यों से निर्धारित होता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य था ज्ञान का प्रसार, अर्थात शिक्षा को समाज में फैलाना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। तीसरा उद्देश्य था मुस्लिम संस्कृति का विस्तार, जो अरब देशों से आई थी। चौथा उद्देश्य था चरित्र निर्माण, अर्थात छात्रों में अनुशासन, नैतिकता और आचरण का विकास करना। पांचवां उद्देश्य था मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना, अर्थात प्रशासन और शासन के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना। छठा उद्देश्य था सांसारिक ऐश्वर्य और भौतिक जीवन की उन्नति, यानी जीवन को व्यावहारिक और समृद्ध बनाना। अब हम इस शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। इस काल में शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक और व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी। शिक्षक सीधे छात्र को पढ़ाते थे, लिखित सामग्री कम प्रयोग होती थी। शिक्षा निःशुल्क थी, यानी विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाता था। ये व्यवस्था राज्य के संरक्षण में चलती थी, अर्थात शासक वर्ग शिक्षा को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। ये वैदिक शिक्षा से भिन्न विशेषता थी, जहां शिक्षा मुख्यतः गुरुकुलों द्वारा संचालित होती थी। बच्चों को उनकी आयु के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण पारंपरिक विधियों पर आधारित था। भाषा की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा अरबी में होती थी, जबकि उच्च शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए फारसी भाषा का ज्ञान आवश्यक था। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस काल में आध्यात्मिकता की तुलना में मानवीय और सामाजिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया। अब हम स्त्री शिक्षा की स्थिति को समझते हैं। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा की व्यापक उपेक्षा हुई। पर्दा प्रथा के कारण लड़कियों की शिक्षा सीमित हो गई। छोटी बालिकाएं मकतब में प्रारंभिक शिक्षा ले सकती थीं, लेकिन बड़ी होने पर घर से बाहर जाना वर्जित हो जाता था। यदि उच्च शिक्षा लेनी होती तो घर पर ही शिक्षक बुलाना पड़ता था, जिसका खर्च केवल अमीर या शाही परिवार ही उठा सकते थे। परिणाम स्वरूप उच्च स्त्री शिक्षा केवल संपन्न वर्ग तक सीमित रह गई। अब हम व्यावसायिक और ललित कला शिक्षा की चर्चा करते हैं। इस काल में शिक्षा को उत्पादक माना जाता था। विद्यार्थियों को हस्तकला, चित्रकला, आभूषण निर्माण, रत्नकारी और कृषि जैसी उपयोगी कलाएं सिखाई जाती थीं। मुस्लिम शासकों को कला, संगीत, स्थापत्य और चित्रकला से विशेष प्रेम था। ललित कला की शिक्षा व्यक्तिगत रूप से उच्च स्तर पर दी जाती थी, जबकि प्राथमिक स्तर पर सामान्य जानकारी दी जाती थी। इसका उद्देश्य था छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। अब सैनिक शिक्षा को समझते हैं। शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य मानी जाती थी।
छात्रों को घुड़सवारी, भाला फेंकना, तीर चलाना, तलवारबाजी और युद्ध शिविर बनाना सिखाया जाता था। अनुशासन और शारीरिक दक्षता पर विशेष बल दिया जाता था। अब हम शिक्षण की शुरुआत यानी बिस्मिल्लाह रस्म को समझते हैं। जैसे वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, उसी प्रकार मुस्लिम शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह रस्म से होती थी। जब बालक 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन का हो जाता था, तब उसे मौलवी के सामने ले जाया जाता था। उसे कुरान की आयतें पढ़ने को दी जाती थीं। यदि बालक पढ़ नहीं पाता तो उससे बिस्मिल्लाह कहलवाया जाता था और शिक्षा का प्रारंभ मान लिया जाता था। संपन्न परिवार अपने घर पर ये रस्म कराते थे। अब हम शिक्षण संस्थानों की चर्चा करते हैं। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब था। ये शब्द अरबी के कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। इसलिए मकतब वो स्थान था जहां बालकों को प्रारंभिक शिक्षा और अक्षर ज्ञान दिया जाता था। उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसा होता था, जो मस्जिदों से जुड़ा होता था। मदरसा शब्द दर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण या पाठ। खानकाहें भी शिक्षा केंद्र थीं, जहां केवल मुस्लिम बालक पढ़ते थे और इनका खर्च दान से चलता था। इसके अलावा कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, अरबी स्कूल और दरगाहें भी शिक्षा केंद्र थे। शिक्षक को उस्ताद और छात्र को कलंदर कहा जाता था। अब हम शिक्षण विधि और अध्यापक छात्र संबंध को समझते हैं। शिक्षण मुख्यतः मौखिक था और रटने पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। भाषण, तर्क और वाद विवाद विधियां भी प्रयोग में आती थीं। मॉनिटर प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें वरिष्ठ छात्र निम्न छात्रों को पढ़ाते थे। प्रारंभ में उस्ताद और छात्रों के संबंध अत्यंत सम्मानपूर्ण और निकट थे, लेकिन बाद के समय में ये संबंध कमजोर हो गए। अब हम इस शिक्षा प्रणाली के गुण देखते हैं। शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य थी। शिक्षक को अत्यंत सम्मान दिया जाता था। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग संस्थाएं थीं। ज्ञान, कला और हस्तशिल्प के विकास पर विशेष बल दिया गया। अब इसके दोष समझते हैं, जो परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ा दोष था हिंदू शिक्षा प्रणाली पर आघात। आक्रमणों के दौरान बख्तियार खिलजी ने अनेक विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया। दूसरा दोष स्त्री शिक्षा का पतन। तीसरा क्षेत्रीय भाषाओं का ह्रास, क्योंकि अरबी और फारसी को अधिक महत्व मिला। चौथा शिक्षा का संगठन कमजोर था। पांचवां लौकिक विषयों पर अत्यधिक जोर। छठा कठोर शारीरिक दंड। सातवां रटंत और मौखिक शिक्षण पद्धति। और आठवां नेतृत्व गुणों का अभाव। अब अंत में महत्वपूर्ण तथ्य और निष्कर्ष को समझते हैं। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे आगरा, बनारस और लखनऊ। इस शिक्षा प्रणाली ने भारत में कला, स्थापत्य और शिल्प के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इसकी कठोर अनुशासन व्यवस्था और रटंत शिक्षण इसकी बड़ी कमियां रहीं। समग्र रूप से यदि विश्लेषण करें तो ये शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक, प्रशासनिक और कलात्मक दृष्टि से प्रभावशाली थी, लेकिन सामाजिक समानता, स्त्री शिक्षा और स्वतंत्र बौद्धिक विकास के क्षेत्र में सीमित रही। अंत में परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह रस्म किस आयु में होती थी? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। ये वो संस्कार था जिससे बालक की औपचारिक शिक्षा शुरू मानी जाती थी। ये रस्म तब कराई जाती थी जब बालक 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन का हो जाता था। इस अवसर पर बालक को कुरान की आयतें पढ़ने को दी जाती थीं या उससे बिस्मिल्लाह कहलवाया जाता था। संपन्न परिवार अपने घर पर यह रस्म कराते थे। अब दूसरा प्रश्न, मकतब शब्द किस भाषा से बना है और इसका अर्थ क्या है? मकतब शब्द अरबी भाषा से बना है और इसका मूल शब्द कुतुब है, जिसका अर्थ होता है लिखना। इसलिए मकतब वो स्थान था जहां बालकों को प्रारंभिक शिक्षा और अक्षर ज्ञान दिया जाता था। अब तीसरा प्रश्न, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र मदरसा होता था, जहां धार्मिक ग्रंथों, भाषा, प्रशासन और उच्च स्तर के विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अब चौथा प्रश्न, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? इतिहास के अनुसार बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जिससे असंख्य ग्रंथ और ज्ञान का भंडार नष्ट हो गया। अब पांचवां और अंतिम प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और साथ ही सांसारिक ऐश्वर्य और व्यावहारिक जीवन की उन्नति प्राप्त करना। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।